आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सोनमर्ग टनल का किया इफ्तिताह। कहा, इससे मकामी लोगों की जिंदगी होगी आसान। अब बदल रहा है जम्मू कश्मीर का माजी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बनाया निशाना। कहा, कश्मीर बढ़ रहा है टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ। वजारत खारजा ने दिल्ली में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। मोहम्मद नूरुल इस्लाम को सरहदी मामले पर वजारत खारजा में बुलाया गया। झुग्गियों की आबादी पर दिल्ली की सियासत गर्म। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल बोल रहे हैं झूठ। पैसे जमा कराने के बावजूद कच्ची आबादियों को नहीं मिली घर की चाबियां। मुतासरीन ने सुनाया अपना दर्द। संगम नगरी में लगाई जा रही है अकीदत की डुबकी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने किया स्नान। मुल्क और बैरून मुल्क के अकीदतमंदों ने अपनी खुशी का किया इजहार। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक टनल का इफ्तिताह किया जो सर्दियों और बर्फबारी के दौरान भी कश्मीर और सोनमर्ग के दरमियान राब्ता बरकरार रखेगी। ये टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर श्रीनगर से तकरीबन 69 किलोमीटर के फासले पर है। ये टनल दूर कोलन गांव से शुरू होता है और सोनमर्ग के गांव शक्टरी पर ख़त्म होता है। टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। हिफाजती नुक्ते नज़र से इस टनल में एक एस्केप टनल और वेंटिलेशन टनल भी बनाया गया है। अप्रोच रोड और क्रीपर लेन भी फराहम की गई है। सोनमर्ग टनल की तामीर 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से की गई है। साथ ही श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल पर भी काम जारी है। जोजिला की तामीर के बाद सोनमर्ग और दराज के दरमियान राब्ता आसान हो जाएगा। श्रीनगर और करगिल के दरमियान साल भर राब्ता बना रहेगा। जोजिला टनल पर काम 2028 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। वजीर आजम ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की की फिजा कायम हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछली दहाई में श्रीनगर को रेल के जरिए जोड़ने और सड़क रास्ते पर टनल बनाने जैसे काम कामयाबी के साथ अंजाम पाए हैं। वजीर आजम ने कहा कि राब्ते में इजाफे से जम्मू कश्मीर में नए मौक़े, रोजगार, तालीम और सियाहत को फरोग मिला है। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हालात को बदलने का काम अकेली हुकूमत ने नहीं किया, बल्कि अवाम ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब रियासत का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। पुरानी जंजीरों को तोड़कर जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर
आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा मिशन भारतीय फौज को खुद इन्हिसार मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है ताकि यह कौमी सलामती का एक मजबूत सतून बने। इसके साथ ही फौजी सरबराह ने मशरक़ी लद्दाख में LAC और LOC की सूरत हाल के बारे में भी मालूमात दी। उन्होंने कहा कि मशरक़ी लद्दाख में LAC के साथ सूरत हाल हसास लेकिन मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि मशरक़ी लद्दाख के दिपसांग और डेमचोक में रिवायती इलाकों में गश्त शुरू हो गई है। यहाँ हमारी तैनाती मजबूत है, हम किसी भी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखते हैं। In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing, so that the trivial issues can be resolved at the military level itself. On deployment along LAC is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. A focused capability development for northern borders enabled infusion of niche technology into our warfighting system and a whole of nation approach. We are progressing well. और फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी को तनकीद का निशाना बनाया और जम्मू कश्मीर में सियाहत और अमन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मारे गए दहशतगर्दों में से 60% पाकिस्तानी निज़ात थे। Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. और बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा ने तलब किया है। सरहदी मामलात के सिलसिले में डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को वजारत खारजा में तलब कर लिया गया है। इसीलिए बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर वजारत खारजा के हुक्काम से मुलाकात के लिए साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने CAG की रिपोर्टों को असेंबली स्पीकर के सामने पेश करने में ताखीर के लिए दिल्ली हुकूमत को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत को फौरी तौर पर CAG की रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी ताकि इस पर ऐवान के अंदर बहस हो सके। बीजेपी के साथ मेंबरान असेंबली की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में मुतालबा किया गया था कि दिल्ली की इंतजामिया से मुतालिक 14 CAG रिपोर्ट को असेंबली में पेश किया जाए और स्पीकर को असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने की हिदायत की जाए ताकि दिल्ली में इंतखाबात के ऐलान से कबल ऐवान में इस पर बहस हो सके। ताहम हाईकोर्ट ने कहा कि अब जब इंतखाबात इतने करीब हैं तो असेंबली का खुसूसी इजलास कैसे बुलाया जा सकता है। इस दौरान दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। CAG रिपोर्ट पर बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा
कि अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत ऐवान में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से अपने पांव पीछे खींच रही है। घोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन फेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली समेत पूरे मुल्क के लिए आईनी तबाही करार दिया। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता ईमानदार जमात अपनी हुकूमत का गोशवारा ऐवान के सामने न रखकर खुद को आईनी तबाही साबित कर रही है। यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, ये आपदा तो थी ही, आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। आप सोचिए यदि सरकार की आर्थिक आय व्यय की समीक्षा को सार्वजनिक ही नहीं करना चाहेगी सरकार, तो क्या अपने आप में एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती नहीं? दिल्ली में कच्ची बस्तियों पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती से मुतालिक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कुछ इल्जामात लगाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जवाब दिया। एलजीबी के सक्सेना ने केजरीवाल को खबरदार किया है कि अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करते तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली की है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि डीडीए ने ना तो इस कॉलोनी के जमीनी इस्तेमाल में कोई तब्दीली की है और ना ही डीडीए ने बेदखली या इन्हेदाम का कोई नोटिस दिया है। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं। केजरीवाल के 2 एमएलए 27 दिसंबर को डीडीए की मीटिंग में मौजूद थे। मेरा उन्हें मशवरा है कि वो इस मामले पर झूठ बोलना फौरी तौर पर बंद कर दें, वरना डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के जरिए दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वालों से मकान के झूठे वादे पर बीजेपी ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी रहनुमा परवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल ने गरीब आवाम के पैसे जमा करवा लिए लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। बार बार झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मकान बनकर खड़े हुए हैं, सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं। ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की, तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा। हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े हैं, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला है। और इस दौरान दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वालों ने भी अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि घर के लिए हमने पैसे जमा किए, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन अब तक घर की चाबी नहीं मिली है। 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौड़ी गार्डन के दफ्तर को लगाए। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बार गए।
हाथ जोड़े भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी है, पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, लेकिन कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8, 10, 14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना ऐसे कहते रहते थे, भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब 1 बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है ये हम ही को पता है। 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे, मुझे मैंने चक्कर करते रहे। मेरा अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकानी चाबी देने के लिए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली फिसादात के मुलजिम ताहिर हुसैन की पूरी जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ताहिर हुसैन को UAPM यानी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत संगीन इल्जामात का सामना है। पुलिस का कहना है कि ताहिर हुसैन जेल में से भी कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। इससे कबल भी लोग जेल से कागजात नामजदगी दाखिल करते रहे हैं। पुलिस ने अपने दलाइल की तायद में अमृतपाल सिंह की मिसाल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा है कि ताहिर हुसैन जेल में रहते हुए भी कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ताहिर हुसैन ने इंतखाबी अमल और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अबूरी जमानत की दरख्वास्त दी है। और दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं कर सकीं। दिल्ली की कालकची असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ रही आतिशी कागजात नामजदगी से पहले रोड शो में इस कदर मसरूफ हो गईं कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने का वक्त निकल गया। कागजात नामजदगी से कबल वज़ीर आला के रोड शो और रैली समेत कई प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से उन्हें नामजदगी दफ्तर तक पहुंचने में ताखीर हुई और उनकी नामजदगी नहीं हो सकी। आतिशी ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इस सीट से कामयाबी हासिल की थी। इस बार आतिशी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिडूरी और कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा से है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उम्रे के वजीर तौफीक बिन फौजान उल अरबिया के साथ हज मुआहदा 2025 पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत आइंदा हज सीजन के लिए भारत से 1,75,025 आजमीन का कोटा महफूज किया गया है। इस दौरान मरकजी वजीर रिजिजू ने कई आला सतही मीटिंगों में हिस्सा लिया। रियाद में उन्होंने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज के वजीर सालेह बिन नासिर अल जस्र से भी मुलाकात की। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के शोबों में मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। और आइए बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ आज प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही शुरू हो गया है। सनातन सकाफत की रिवायात पर अमल करने के लिए अकीदतमंद आज संगम के किनारे लाखों की तादाद में जमा है। एक माह तवील कल्पवास में भी आज से शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहां लाखों अकीदतमंद संगम में डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संगम के किनारे लोगों की बड़ी तादाद कल्पवास की कदीम रिवायत की पैरवी कर रही है। भारतीय रिवायतों की अलामत ये मेला हर 12 साल बाद मुनक्किद किया जाता है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है कि इस बार 144 साल के बाद ये खास महाकुंभ आया है। समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और एक इतनी बड़ी भीड़ दुनिया और कहीं इकट्ठी नहीं होती, और जो ये वाला महाकुंभ तो स्पेशल भी है, तो यहाँ पर जो भीड़ होगी वो भी सबसे बड़ी होगी, और जितने ज़्यादा लोगों को हम जान सके समझ सके वो मेरे हिसाब से हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। ये महापर्व का सहयोग 144 वर्ष में जो आया है, इसका हम लोग लाभ ले रहे हैं प्रयागराज में, और इसका महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को आसानी से स्नान लोग कर पा रहे हैं। यहाँ पे संयोगवश हमें अवसर मिला तो हम अपने परिवार के साथ आए हुए हैं यहाँ प्रयागराज स्नान करने महाकुंभ पर्व में, और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हो रही है कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी है साथ में, और हम दोनों लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत खुशी की बात भी है। महाकुंभ दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। रूस के एक अकीदतमंद ने भारत आने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि असल ताकत भारत के अवाम में है।
नमस्कार, hello, Christine is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who are deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. और इस दौरान महाकुंभ 2025 में ब्राजील के एक अकीदतमंद ने बताया कि वो भगवान की तलाश में महाकुंभ आए हैं और यहाँ आकर वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। Come from to go Kumbh Mela. I practice yoga, and I search for moksha. India is a spiritual heart of the world, so I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. एक तरफ महाकुंभ का जोश है तो दूसरी तरफ माघ बिहू की रौनक है। असम का एक अहम त्यौहार है माघ बिहू। ये शमाल मशरक़ी रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काबिल ज़िक्र है कि सूरज के ग़ुरूब होने के वक्त आसाम में माघ बिहू मनाया जाता है। इस दिन आसाम के लोग फसलों की अच्छी पैदावार के लिए कुदरत का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी सिलसिले में इस साल भी असम के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल वहां यह त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रयागराज के संगम शहर में एक अजीमुशान महाकुंभ का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें भारत और बैरून मुल्क से संत और अकीदतमंद संगम में डुबकी लगाने के लिए जमा हो रहे हैं। ऐसे में बहुत से संत हैं जो अपनी जानिब तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इसी तनाजुर में एक संत फिलहाल काफी मौजूए बहस है। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा महाकुंभ में शिरकत के लिए पंजाब से साइकिल पर प्रयागराज पहुंचे हैं। काबिल जिक्र है कि बाबा ने पंजाब से प्रयागराज तक का ये फासला साइकिल पर तय किया है। बाबा ने रास्ते में बरगद, पीपल और दीगर दरख्त भी लगाए, जिससे माहौलियात के तई बेदारी पैदा हुई। लोहड़ी फसल की कटाई और नई फसल का इस्तकबाल करने का त्यौहार शुमाली भारत में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। ये मौसम सरमा के अख्तिताम और रात से ज्यादा तवील दिन के आगाज की निशानदही करता है। आइए इस फेस्टिवल की खुसूसियात पर एक नजर डालते हैं जो पंजाब के सकाफती विरसे को पेश करता है। लोहड़ी फसल की कटाई का त्यौहार खुशी और मसरत का एक बेहद खूबसूरत मौका है, जिसे पूरे पंजाब में जोशो खरोश से मनाया जाता है। जब मौसम सरमा की हवा में गंदम की सुनहरी फसल खेतों में झूमती है, मेले की रूह खुद ब खुद अलाव लोक मौसीकी और लोक रक्स के साथ जिंदा हो जाती है। पंजाब की गलियां खुश रंगों से रंगी हुई हैं और रिवायती लिबास में मलबूस मर्द और खवातीन जब बाहर निकलते हैं तो त्योहार का जज्बा मजीद बढ़ जाता है। मर्दों को रंग बिरंगी पगड़ियों के साथ खूबसूरत कुर्तों में देखा जा सकता है, जबकि खवातीन खूबसूरत कढ़ाई वाले कुर्तों और फुलकारी दुपट्टों में मलबूस लोहड़ी की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। जैसे ही देहातों और कस्बों में ढोल की थाप गूंजती है, माहौल पुरजोश हो जाता है। मर्द पूरे जोशो खरोश के साथ भंगड़ा पेश करते हैं और हवा में ऊंची छलांग लगाते हैं, जबकि खवातीन गिद्दे की ताल पर रक्स करती हैं, रिवायत और खुशी की कहानियां सुनाती हैं। सूर्य देव के लिए वक्फ लोकगीत और अच्छी फसल पूरे माहौल को जश्न के साथ खूबसूरत बना देती है। आग जलाकर मनाई जाने वाली लोहड़ी सर्दियों के खात्मे और खुशहाली की अलामत है। इस दिन कुनबा और पड़ोसी एक साथ जमा होते हैं और खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं। साथ में तिल, गुड़ और मूंगफली एक दूसरे को पेश करते हैं। लोग इस त्योहार को आग के गिर्द बैठकर गाना गाकर और नाच गाकर मनाते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की मुबारकबाद देते हैं। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये पंजाब के शानदार सकाफती विरसे की भी अक्कास है। ये वक्त है कि कुदरत की फसल के तई इजहार तशक्कुर किया जाए और उम्मीद और खुशी के साथ एक नई शुरुआत करें। हैरत अंगेज रंग, सहर अंगेज मौसीकी और रक्स लोहड़ी को वाकई नाकाबिले फरामोश बना देते हैं।
कीर्ति वढेरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। एप्पल ने 2024 में भारत से 1 लाख करोड़ रुपए की मालियत का आईफोन बरामद किया। कंपनी को मरकजी हुकूमत की PLI स्कीम से फायदा हुआ और 2023 में 9 अरब डॉलर के बरामदी अदाद-ओ-शुमार से आगे 2024 में एप्पल की बैरून मुल्क बरामद रिकॉर्ड 12.8 अरब डॉलर को छू गई। सिनत के इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये साल ब साल 42% की तरक्की को जाहिर करता है। इस अरसे के दौरान 15 से 20% का लोकल वैल्यू एडिशन हुआ और मुल्क की पैदावार में तकरीबन 40% इजाफा हुआ। मालूमात के मुताबिक जब PLI स्कीम शुरू की गई उस वक्त मकामी वैल्यू एडिशन सिर्फ 5 से 8% था। अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही तो एप्पल अगले चंद सालों में सालाना 30 अरब डॉलर तक का निशाना हासिल कर सकता है। इससे आलमी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एलो सिस्टम में भारत का हिस्सा मौजूदा 14% से बढ़कर 26% हो जाएगा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।